और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के अति 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो देखो, ऑप्शन दिया हमें ए जल, बी कांच, सी हीरा या डी निर्वात। जितने भी ऑप्शन आपको आते रहेंगे, जितने भी आंसर आते रहेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है। यहां पर हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो देखो, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा अधिकतम चाल प्रकाश की निर्वात में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाल किस में होती है बच्चा? निर्वात में होती है। और वो कितने किलोमीटर होती है? 3 × 10⁸ इसकी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, यानी किनमें ध्वनि की चाल नहीं हो सकती। तो बच्चा, ध्वनि की चाल जो है वो निर्वात में नहीं हो सकती, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है निर्वात में नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ध्वनि के लिए किसी माध्यम का होना जरूरी है, और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दाब क्या है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है या सदिश राशि है या ए व बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? दाब क्या है? तो दाब देखो, दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशियां होती है ना कि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत ना हो, उन्हें अदिश राशियां कहती हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, जैसे हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश में अगर देखो तो सदिश में क्या चीज है कि जैसे वेग हो गया, ठीक है ना, वेग हो गया, या फिर बल हो गया, ठीक है, या फिर संवेग हो गया। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको देता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेग, बल, संवेग। और अदिश में याद कर लीजिएगा कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। अदिश राशि होती है जैसे मान लो समय हो गया, ठीक है ना, समय। उसके बाद चाल हो गया, ठीक है, चाल हो गया। फिर दूरी हो गई, ठीक है ना, दूरी। और उसके बाद कार्य याद रख लेना, कार्य भी, ठीक है, अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, यहां पर अगर हम याद करना चाहें तो एक चीज बताओ कि जैसे अगर हम किसी से कहें कि किसी वस्तु पर बल लगाओ, तो क्या बल लगाने के लिए, जैसे मान लो कि ये पेन है, हमको इस पे कहा जाए बल लगाओ, इधर से यानी कोई दिशा की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, कि इसके लिए या तो हम इधर से लगा रहे हैं या तो हम इधर से लगा रहे हैं, तो ये क्या होगी? इसमें दिशा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि समझ में आ गया। अदिश क्या होती है? अदिश में इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अगर हमें किसी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो, तो क्या उसके लिए दिशा की जरूरत है? जैसे मान लो एक तार है ऐसे, ठीक है, एक तार है, हमने यहां से करंट फ्लो किया तो करंट इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, तो क्या किसी दिशा की जरूरत पड़ी? नहीं। तो इस तरह से याद रख सकते हो सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? देखो बच्चा, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। ऑप्शन देखो, प्रतिरोधक, वोल्ट मीटर, धारा मापी, अमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा जो है वो किससे नापी जाती है? अमीटर से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के देखो ऑप्शन में दिया दिक्पात कोण, नतिकोण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रख लो, ये होता है नतिकोण, ठीक है। भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को नतिकोण कहते हैं। इसके बारे में केवल इतना ही जान लो क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये हायर क्लासेस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि याद कर लो कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है ना, वो कौन सा कोण होता है बच्चा? नतिकोण होता है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए दृष्टि परास क्या है? क्या है? सामान्य मानव नेत्र के लिए दृष्टि परास क्या है? ए ऑप्शन दिया अनंत से 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 0 से 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है अनंत से 60 सेंटीमीटर, या डी है अनंत से 50 सेंटीमीटर। जिनको आंसर आता है ना बच्चा, वो कमेंट जरूर करते रहेंगे, ठीक है, कमेंट में अपना, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी होती चले। तो देखो, जब भी सामान्य मानव नेत्र होती है ना, उसकी जो दृष्टि परास होती है वो अनंत से 25 सेंटीमीटर, कहां से? अनंत से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि पृथ्वी पर दाब न्यूनतम होगा, पृथ्वी पर दाब न्यूनतम होगा जब एक व्यक्ति क्या होगा? लेटा होगा, जैसे ये पृथ्वी है, लेटा होगा, या फिर बैठा होगा। ठीक है, या फिर एक पैर पे खड़ा होगा, या फिर दोनों पैर पे खड़ा होगा। तो बताओ बच्चा, यहां पर क्या, ये तो आसानी समझ में आ रहा है, मैंने दाब और प्रेशर पढ़ा है ना, क्या होता है? प्रेशर पढ़ा है, मैंने दाब पढ़ा है, तो वहां फोर्स एंड प्रेशर, तो वो चैप्टर अगर नहीं पढ़े हो ना तो वो जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो पृथ्वी पर दाब न्यूनतम कब होता है? पृथ्वी पर दाब न्यूनतम तब होता है जब मनुष्य क्या होता है? लेटा हुआ होता है। ठीक है, जब लेटा हुआ है, जितना ज्यादा सरफेस होता है ना उतना ही दाब कम लगता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है, कील को पीछे की तरफ से नुकीला क्यों बनाया जाता है और आगे की तरफ से चौड़ा क्यों होता है, ये पढ़े ना। क्योंकि हम यहाँ पर जब ठोकर मारते हैं ना तो यहाँ पर ये जितना कम होगा उतना ही इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, जितना ही आधार कम होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है ना कि न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम तब होगा जब लेटा हुआ होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वोल्टीय सेल में धन प्लेट होती है। देखो बच्चा, वोल्टीय सेल में धन प्लेट किसकी होती है? ए कॉपर की, बी निकल की, या फिर सी कोबाल्ट की, या फिर डी कार्बन की। ठीक है, तो वोल्टीय सेल जो बनी होती है वो कॉपर की यानी तांबे की बनी होती है। वोल्टीय सेल जो होता है वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि ये विद्युत ये जो होती है ना सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल होती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल। तो जो वोल्टीय सेल में धनावेशित प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की। वोल्टीय प्लेट में जो धन प्लेट होती है, ठीक है ना, क्या होती है? धनावेशित प्लेट, वो कॉपर यानी तांबे की बनी होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? ऑप्शन ए, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बी है प्रबल चुंबक बन जाता है, सी है स्थायी चुंबक बन जाता है, या डी इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, जब भी किसी चुंबक को गर्म किया जाता है ना, बाकी जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक सभी बच्चे अपना कमेंट में आंसर देते रहे। ठीक है, किसी चुंबक को जब गर्म किया जाता है ना तो गर्म करने से उसके जो चुंबकीय गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं और इसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्या होता है? एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं और एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर इसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? देखो, ए है लोहा, बी निकल, सी कोबाल्ट, या डी सोडियम। तो विटामिन B12 में जो धातु उपस्थित होती है वो होती है कोबाल्ट। क्या होती है? कोबाल्ट, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट धातु की उपस्थिति जो होती है विटामिन B12 में होती है, इसलिए विटामिन के जो मतलब साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। यानी B12 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनोकोबालामिन। समझ में आ गई? तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 10 क्वेश्चन, और ये कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 10 में से कितने भी सही हुए। ठीक है, तो इसी तरह के हम और भी क्वेश्चन करेंगे, लगातार हम क्वेश्चन करते रहेंगे, बिल्कुल जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मैं लगातार ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं वो सारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए कि लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या है। वो लाइव क्लासेस भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी डिस्कशन ग्रुप है, साथ ही साथ आपके लिए पेज क्रिएट है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलो बच्चा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।